आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, आज हमारे पास हर तरह की तकनीक और सुख सुविधा मौजूद है, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी क्यों छाई रहती है। हम जिस स्रोत सामग्री पर आज चर्चा कर रहे हैं वो है द इटर्नल ड्रामा फ्रॉम मटीरियलिज्म टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि ये उस डिजिटल बर्नआउट और मानसिक थकान का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण करती है जिसका सामना आज की युवा पीढ़ी हर रोज कर रही है। द इटर्नल ड्रामा सीधे एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठाता है। ये प्रगति एक दबाव की तरह क्यों महसूस होने लगी है? ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मानव सभ्यता ने अपनी खुद की उत्पत्ति और अपने असली मकसद को ही पूरी तरह से गलत समझ लिया है? क्या हम सिर्फ कुछ रसायनों का एक बेतरतीब हिस्सा हैं, या फिर इस पूरे अस्तित्व के पीछे कोई बहुत ही गहरी बुद्धिमत्ता छिपी है? तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, आधुनिक युवा संकट। इस किताब के अनुसार इतनी शानदार वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद आज का समाज कुछ बहुत ही गंभीर लक्षणों से गुजर रहा है। आज के युवा डिजिटल लत, हर वक्त की एंग्जाइटी और अकेलेपन की एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती है। हम सब स्क्रीन्स के जरिए पूरी दुनिया से 24 घंटे जुड़े हुए हैं, लेकिन सच तो यह है कि भीतर से एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक खालीपन और अपनी पहचान का एक गहरा संकट महसूस हो रहा है। तो असल समस्या इस गहरे असंतुलन में है। विज्ञान ने बिना किसी शक के मानवता के हाथों में अपार शक्ति दे दी है, लेकिन ये शक्ति अपने साथ वो आंतरिक बुद्धिमानी लेकर नहीं आई जो इसे संभालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तकनीक ने मानव मन की स्पीड को बुलेट ट्रेन की तरह तेज तो कर दिया है, लेकिन आधुनिक सभ्यता के पास उस दौड़ते हुए मन को सही दिशा देने और स्थिर करने के लिए जो आंतरिक ज्ञान चाहिए, उसकी भारी कमी है। यह असंतुलन कैसे पैदा हुआ, इसे समझने के लिए चलते हैं दूसरे भाग पर, भौतिकवाद की ओर बदलाव। लेखक का एक बहुत ही दिलचस्प तर्क है कि चार्ल्स डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी योग्यतम की उत्तरजीविता का विकासवादी सिद्धांत सिर्फ जीव विज्ञान की किताबों तक सीमित नहीं रहा। यह एक सामाजिक दर्शन में बदल गया जिसे सामाजिक डार्विनवाद कहते हैं। इसी सोच ने लोगों के दिमाग में यह बात बैठा दी कि जिंदगी सिर्फ एक संघर्ष है। इसी ने आज के उस हसल कल्चर की नींव रखी है जहां हर कोई बस एक अंधी दौड़ में दूसरों को पीछे छोड़ने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। यहाँ हम अतीत और वर्तमान के बीच का एक बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। पहले के समय में फोकस आत्मचेतना, नैतिकता और आंतरिक शांति पर हुआ करता था, लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब सारा फोकस केवल सर्वाइवल, भौतिकवादी लक्ष्यों और एक अंतहीन प्रतिस्पर्धा पर अटिका है। किताब ये प्रस्ताव रखती है कि हमारी सभ्यता ने धीरे धीरे उस आध्यात्मिक नैतिकता को भुला दिया है और सिर्फ जीतने की इस अंधी दौड़ को अपना लिया है। और जाहिर है इस दौड़ की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। यही है हमारा तीसरा भाग, प्रतिस्पर्धा की कीमत। अगर समाज लगातार यही पाठ पढ़ाता रहेगा कि इंसान केवल जैविक सर्वाइवल मशीनें हैं जिन्हें हर हाल में दूसरों को हराना है, तो अवचेतन रूप से हमारे जीवन का हर हिस्सा एक युद्ध का मैदान बन जाता है। व्यापार एक अंतहीन प्रतिस्पर्धा बन जाता है। युवा लगातार सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से कर रहे हैं और बाहरी वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। शिक्षा प्रणाली एक अथक तनाव बन चुकी है और हमारे रिश्तों में एक बहुत ही गहरी भावनात्मक असुरक्षा ने घर कर लिया है। जब ये मान लिया जाता है कि जीवन महज एक जैविक दुर्घटना या विकासवाद का नतीजा है, तो आध्यात्मिक जिम्मेदारी या किसी उच्च शक्ति की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। लेखक इस पूरी भौतिकवादी सोच को आज के समय में तेजी से बढ़ते डिप्रेशन और नैतिक पतन से सीधे जोड़ते हैं, क्योंकि जब जीवन का कोई गहरा अर्थ ही नहीं बचता तो सिर्फ एक खालीपन रह जाता है। तो इस भारी बर्नआउट से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब तलाशने के लिए आते हैं चौथे भाग पर, मानव पहचान पर पुनर्विचार। यहाँ किताब एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी नजरिया पेश करती है। इंसान केवल हाड़ मांस या रसायनों का पुतला नहीं है, हम वास्तव में आत्माएं हैं, चेतन ऊर्जा जो इस दुनिया का अनुभव करने के लिए एक अस्थायी भौतिक शरीर का उपयोग कर रही है। ये छोटी सी समझ हमारे जीवन को देखने के पूरे नजरिए को बदल कर रख देती है। देह चेतना और आत्म चेतना के बीच का ये विरोधाभास बहुत कुछ साफ कर देता है। देह चेतना हमेशा अहंकार और भय से चलती है, जो लगातार बाहरी मान्यता या वैलिडेशन खोजती है, और आज का युवा इसी का सबसे बड़ा शिकार है। लेकिन दूसरी ओर आत्मचेतना शांति और पवित्रता से प्रेरित होती है। इस आध्यात्मिक नजरिया से देखें तो शांति, प्रेम और खुशी
इंसान की मूल और प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं जिनके लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़े। हमारी पहचान का ये नया नजरिया हमें ले जाता है 5वें भाग की ओर, चक्रीय विश्व नाटक। इतिहास को अराजक और रैंडम घटनाओं के रूप में देखने के बजाय ये किताब तर्क देती है कि मानव सभ्यता उदय, पतन और फिर नवीनीकरण के एक बहुत ही सार्थक और अनंत चक्र से गुजरती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकृति में दिन और रात का एक निश्चित चक्र होता है। इस दर्शन के अनुसार जब दुनिया में हिंसा, भ्रम और मानसिक तनाव हावी हो जाते हैं, यानी जब मानवीय नैतिकता अपने सबसे निचले स्तर पर आ जाती है, तब एक सर्वोच्च चेतना का हस्तक्षेप होता है। ये हस्तक्षेप दुनिया पर राज करने के लिए नहीं होता, बल्कि सत्य को फिर से जगाने और मानवता को एक बिल्कुल नए युग के लिए तैयार करने के लिए होता है। और अंततः ये चक्र हमें लाता है 6ठे भाग पर, एक नए युग की जागृति। यहाँ जो अंतिम दृष्टिकोण पेश किया गया है वो किसी प्रलय या विनाश का नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से नवीनीकृत दुनिया की बात करता है। ये एक ऐसा भविष्य है जो गहरी आध्यात्मिक जागरूकता पर खड़ा है, जो उस आंतरिक खालीपन से पूरी तरह मुक्त है जो आज की युवा पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। ये पूरी तरह से सार्वभौमिक सद्भाव और शांति का युग है। लेकिन किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि इस नए युग तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। मानवता को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, और ये लड़ाई किसी बाहरी मैदान में या हथियारों से नहीं लड़ी जाती। ये एक शुद्ध रूप से आंतरिक संघर्ष है, भौतिकवाद बनाम आध्यात्मिकता का, अहंकार बनाम आत्मचेतना का। यह बाहरी शक्ति के भ्रम को तोड़ के अपनी वास्तविक आंतरिक शांति को पहचानने की एक बहुत ही गहरी यात्रा है। आज का ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही प्रेरक और चुनौतीपूर्ण सवाल छोड़कर जाता है। क्या हमारा समाज डर, तनाव और इस अंधी प्रतिस्पर्धा के उसी पुराने इंजन पर दौड़ता रहेगा, या हम एक बिल्कुल नए आध्यात्मिक रूप से जागरूक युग की तरफ कदम बढ़ाएंगे? ये चुनाव पूरी तरह से उस चेतना पर निर्भर करता है जिसे आज अपनाया जाता है। ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा विचारणीय प्रश्न है।